नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CSRG पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GST का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ई इनवॉइसिंग और साथ ही देखेंगे कि ई इनवॉइसिंग में 1 अप्रैल 2022 से क्या बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट 1 अक्टूबर 2020 में लाया गया था और इसे फेज मैनर में अप्लाई किया गया। फर्स्ट फेज़ में यह उन कंपनीज़ या टैक्स पेयर पर एप्लीकेबल था जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से यह टर्नओवर की लिमिट को घटाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया और इसके बाद फर्दर इस लिमिट को घटाकर 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ कर दिया गया। एंड फर्दर जीएसटी के एक रिसेंट अमेंडमेंट के अनुसार इस लिमिट को घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल 2022 से जिस कंपनीज़ की या टैक्स पेयर की टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी उसके ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाएगा। आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है या नहीं, इसके लिए आपको पिछले साल की टर्नओवर को देखना होगा। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 70/2020 डेटेड 30 सितंबर 2020 में ई इनवॉइसिंग के प्रोविज़न में अमेंडमेंट किया और इसमें कहा गया कि टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक है, उन सभी टैक्स पेयर के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 2017-18 से लेकर 2021-22 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी। आपको ई इनवॉइसिंग के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर को नहीं देखना है, बल्कि 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की टर्नओवर को देखना है। अगर आपकी किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गई है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ थी एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपकी टर्नओवर 18 करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 27 करोड़ और 2020-21 में 15 करोड़ और 2021-22 में 18 करोड़ थी। यहाँ पर इस केस में 1 अप्रैल 2022 से आपके ऊपर ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि 2019-20 में आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा थी। अब देखते हैं एक्चुअल में ई इनवॉइसिंग है क्या। CGST रूल 48(4) के नियमानुसार जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है को अपनी टैक्स इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पर जाकर रजिस्टर्ड करना होता है। इस प्रोसेस में टैक्स पेयर अपनी टैक्स इनवॉइस की डिटेल INV01 फॉर्म में IRP पोर्टल पर अपलोड करेगा और उसके बाद एक IRN नंबर एंड QR कोड जनरेट होगा। अब सप्लायर या टैक्स पेयर IRN और QR कोड को अपनी इनवॉइस पर अंकित करके रिसिपेंट या बायर को दे देगा। इसी प्रोसेस को ई इनवॉइसिंग कहते हैं। ई इनवॉइसिंग का मतलब यहाँ पर GST के पोर्टल पर जाकर टैक्स इनवॉइस जनरेट करने से नहीं है, उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने से है। अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को बिना IRN और QR कोड के इनवॉइस इशू करते हैं तो वह इनवॉइस वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ई इनवॉइस में कवर्ड हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, मतलब B2B सप्लाई किया है, या आपने एक्सपोर्ट किया है, या आपने SEZ को सप्लाई किया है, इन सभी केसेस में आपको ई इनवॉइस करनी जरूरी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करने पर, मतलब B2C ट्रांजैक्शन के केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। आइए देखते हैं ई इनवॉइसिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर हैं। ई इनवॉइसिंग में टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कवर्ड हैं। ई इनवॉइस में बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान को कवर नहीं किया जाता। ऐसे टैक्स पेयर यूनिट जो कि SEZ में हैं उनके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई DTS या SEZ में इनवॉइसिंग करेगा तो उसको ई इनवॉइसिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर भी ई इनवॉइसिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता। GTA के केस में और पैसेंजर ट्रांसपोर्टर के केस में भी ई इनवॉइसिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मल्टीप्लेक्स थिएटर में मूवीज़ का एग्जीबिशन करते हैं तो भी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी। ई इनवॉइसिंग से फेक ITC और फेक इनवॉइसेज में कमी आएगी। ई इनवॉइसिंग आने से इनवॉइस की डिटेल GSTR1 और GSTR2 में ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाती है, जिससे कि रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है और क्लरिकल एरर होने के चांस भी कम हो जाते हैं। और साथ ही ई इनवॉइसिंग से डाटा ई-वे बिल में भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है, जिससे कि ई-वे बिल बनाना भी आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है।
ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए ब्राउजर में जाएंगे, e-invoice.gst.gov.in टाइप करेंगे। यहाँ ई इनवॉइस सिस्टम का पेज ओपन हो जाएगा। आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए ई इनवॉइस सिस्टम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही ई इनवॉइस फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ जीएसटी नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर देंगे और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ई इनवॉइस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ई इनवॉइसिंग, MIS रिपोर्ट, यूजर मैनेजमेंट, API रजिस्ट्रेशन, चेंज पासवर्ड, फीडबैक, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ई-वे बिल। यहाँ डैशबोर्ड में जनरेशन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने इस मंथ में कितनी ई इनवॉइस जनरेट की हैं और कैंसिल ऑप्शन में आपको कैंसिल इनवॉइस के काउंट शो हो जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर डाटा सिर्फ 48 आवर के लिए ही सेव रहता है, लेकिन जीएसटी के पोर्टल में इसे आप बाद में भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है। जब हम ई इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो आपको बल्क अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बल्क अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड ई इनवॉइस जेसन फाइल का ऑप्शन दिखेगा। जेसन फाइल बनाने के लिए आप ई इनवॉइस सिस्टम के होम पेज पर जाएंगे और यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको टूल का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आप बल्क जनरेशन टूल पर क्लिक करेंगे। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ई इनवॉइस जेसन के बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। आप फॉर्मेट ए डाउनलोड करेंगे। इस डाउनलोडेड यूटिलिटी को ओपन करेंगे। फिर आप प्रोफाइल शीट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर और एड्रेस डालना है। इसके बाद प्रोफाइल डिटेल में आएंगे और रिक्वायर्ड डिटेल फिल करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको ई इनवॉइस पर जाना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स में सप्लाई टाइप फिल करना है। फिर डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी हो उसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट डेट में इनवॉइस की डेट डालनी है। नेक्स्ट बायर डिटेल में आप बायर का जीएसटी नंबर और एड्रेस डालेंगे और इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट डिटेल में प्रोडक्ट नेम, HSN, क्वांटिटी, यूनिट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी रेट और जीएसटी अमाउंट डाल देंगे। ऐसे ही वैल्यू डिटेल में भी आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इस शीट को वैलिडेट करेंगे और प्रिपेयर जेसन करके जेसन फाइल बना लेंगे। अब आपने जो जेसन फाइल बनाई है वह बल्क अपलोड पर जाकर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपका IRN नंबर जनरेट हो जाएगा। अब प्रिंट ऑप्शन पर जाकर एक्नॉलेजमेंट नंबर या IRN नंबर डालकर प्रिंट कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपने जो ई इनवॉइस जनरेट की है वह कुछ इस तरह दिखाई देगी। यहाँ आपको जीएसटी नंबर शो होगा। राइट हैंड साइड में आपको QR कोड शो होगा। ई इनवॉइस डिटेल में आपको IRN, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट दिख जाएगी। नीचे आपको ट्रांजैक्शन डिटेल और पार्टी डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपको ई इनवॉइस कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल ऑप्शन पर जाकर 24 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। MIS रिपोर्ट में जाकर आप जनरेट या कैंसिल ई इनवॉइस की डिटेल भी देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं की तो क्या होगा। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते तो आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी पड़ सकती है। साथ ही अगर आपने गलत ई इनवॉइस जनरेट करी है तो आपके ऊपर 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट ही नहीं की तो बायर को ITC का क्लेम भी नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।